प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग टाइम साइंटिस्ट अश्विनी अग्रवाल आज फिर से आपके सामने एक बार। आज है 29 तारीख 29 ऑफ अक्टूबर 2024। यानी आप ये समझ लीजिए कि आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस साल का, इस वर्ष का, कि आप कितना अंदाज़ा लगा पाएंगे मैं कह नहीं सकता। एक तो 29 तारीख है आज, 29 अक्टूबर का महीना और शनि का साल 2024, उसमें भी राहु डोमिनेटिंग। तो आप सोच लो कि साल शनि का पर राहु चला रहा है और महीना अक्टूबर का, यानी योग का महीना है। 10वां महीना, 10th मंथ, योग का मंथ कहलाता है ये। और 29 तारीख यानी डे ऑफ डिलीवरी। अगर आज की डिलीवरी अच्छी हो जाए, समय बज गया अभी 5 बजे नहीं है अभी, तो बहुत ही परफेक्ट टाइम है ये। चांस की बात है कि मैं चाह रहा था 3 बजे करने का, पर समा और दी अदर मैं इसको 3 बजे शुरू नहीं कर पाया। उसका एकमात्र कारण यही था कि पूर्णता, अब समय पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। यानी 10वां प्राण सूर्य का चल रहा है, शुरू हुआ है। कब शुरू होता है ये? 4:48 पर। और अभी आप टाइम देखेंगे तो 50 हो रहा है, तकरीबन वही टाइम हो रहा है। 9वां पूर्ण और 10वां शुरू प्राण, इसको प्राण ये कहते हैं। नवीन समय चक्र या दक्षिण्य संवत के हिसाब से 1 से जो 10 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है, भ्रमण कहते हैं हम इसको, कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम? प्राण। 10 प्राण का दिन, 10 प्राण की रात। तो 10वां प्राण अब शुरू हुआ है और मुझे ये समय अब मिला है बोलने का। कोई ना कोई आता गया एकदम से। कुछ तो वृंदावन से लोग आ गए, कुछ साधु संत आए थे, तो उनसे चर्चा के बाद अब वो गए हैं, तो मैंने अब इस टाइम को लिया, आज का दिन। और आज धनतेरस का दिन भी कहलाता है, तो इसको धनतेरस को कई एंगल से देखा जाता है। एक एंगल है इसका कि धन्वंतरी ज्ञान, धन्वंतरी का बीज ज्ञान। तो धन्वंतरी की पूजा की जाती है, धन्वंतरी भगवान जी की पूजा की जाती है। आयुर्वेद के लोग इसकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये बीज ज्ञान लेकर है। अब वो आयुर्वेद के लोगों ने उनको समझा कितना ये मैं नहीं जानता, पर डेफिनेटली उनकी पूजा की जाती है। फिर दूसरा है धनतेरस का मतलब दिवाली से 2 दिन पहले। तो दिवाली की तैयारी कर लो, यानी साफ सफाई कर लो घर की, घर को साफ कर लो, सफाई कर लो, जिससे कि देवी देवता, दिवाली, राम जी आपके घर आ सके। राम जी तो आएंगे नहीं सबके घर में, पर वाइब्रेशंस, रामलला की स्थापना हुई अयोध्या में। तो अयोध्या यानी जहां पर युद्ध नहीं होता कभी भी, और पूरी पृथ्वी को अयोध्या बनना है, युद्ध से मुक्ति। और आज की मेरे ख्याल से हर प्राणी की, हर इंसान की ये इच्छा तो है ही कि हमें इन युद्ध से मुक्ति मिल जाए। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया इस सोच को लेकर के कि युद्ध से मुक्ति तभी संभव है जब एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम की तरह से काम करने लगेगी। ये अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, टाइम साइंटिस्ट का एक ड्रीम है, सपना है कि पूरी ह्यूमन रेस जो पृथ्वी पर है वो एक टीम की तरह से काम करने लगे। तो आज पुराने सारे युद्ध के सिस्टम्स की 13वीं करके, 13 का एक और बहुत महत्वपूर्ण मतलब है 13वीं करना, यानी निपटाना। डेड एलिफेंट वॉकिंग,
एक कहावत सुनी होगी आपने, डेड एलिफेंट वॉकिंग। तो मरा हुआ जो कोई भी चीज है जो मरी हुई है वो दुर्गंध देने लगती है, बैड स्मेल, पॉल्यूशन करती है वो। क्यों? क्योंकि सिंपल सा कारण है कि उसको निपटाना जरूरी है, यानी उसको पृथ्वी से, उसका बोझ पृथ्वी नहीं सहन कर सकती, तो उस बोझ को पृथ्वी से हटाना जितनी जल्दी हो सके। तो इसीलिए वो अग्नि के हवाले कर दो तो सबसे जल्दी वो बोझ हट जाता है पृथ्वी से, और पृथ्वी आपकी शुक्रगुजार हो जाती है। पृथ्वी का थैंक यू पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही आपको भोजन देती है। ये माँ, ये बाप, ये सब कुछ बेकार है अगर पृथ्वी नहीं है तो। अगर पृथ्वी भोजन देना बंद कर दे तो किसी भी एंटिटी की कोई मीनिंग नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, जीवन रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा सिंपल है, समुद्र का पानी पीने लायक है क्या? अगर पूरी पृथ्वी समुद्र के पानी से भर जाए तो आप क्या सोचो, क्या करोगे? क्या कोई भी एंटिटी रह पाएगी? नहीं रह सकती। तो पृथ्वी की ब्लेसिंग्स लेनी है तो पृथ्वी के ऊपर से बोझ हमें तुरंत हटाना पड़ेगा, और बोझ होता है डेड एलिफेंट का, डेड एंटिटीज का, जो मर गई हैं उनका निपटारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी आपको पृथ्वी की ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। आप देखो कि जानवर जो पड़े होते हैं, मर जाते हैं, चलते चलते गिरते फिरते मर गए और उनका कुछ किया नहीं किसी ने, तो उनका क्या होता है? वो दुर्गंध देने लगते हैं। और मतलब आप सोचते हो कि उस एरिया में रहना संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? पृथ्वी पर जब बोझ पड़ता है तो वो दुर्गंध देने लगती है, वो स्मेल देती है, वो वार्निंग है कि भैया ये दुर्गंध मैं इसलिए दे रही हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह, ये इसको खाली करो, इसको हटाओ यहां से। तो 13वीं का एक कॉन्सेप्ट चलता है, और आज की 13वीं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु ने नई शुरुआत की है और धन की 13वीं कर दी है आज, लक्ष्मी धन की 13वीं कर दी है आज राहु ने, और कुबेर धन की शुरुआत होगी। कब होगी मुझे नहीं पता, कब शुरू, कौन सोचेगा, कौन समझेगा, मुझे नहीं मालूम, पर आज से कुबेर धन की शुरुआत हो जानी चाहिए। लक्ष्मी धन की 13वीं हो गई है आज, और राहु ने करी है, रिसाइकिल कर दिया है उसको। अब आप सोच लो कि जो काम राहु ने किया है उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई चैलेंज कर सकता है क्या? कोई भी। और शनि के कहने पर किया है, क्योंकि साल जो है शनि का है, शनि के कहने पर किया है, और योग के महीने में किया है, और 29 तारीख को किया, इसीलिए इसको डिलीवरी ऑफ द डे कहा गया। और अगर आपको अपने जीवन में मंगल चाहिए तो लक्ष्मी धन को छोड़ करके कुबेर धन पर शिफ्ट कर जाओ। बड़ा सिंपल सा रूल है कि लक्ष्मी धन को छोड़ दो और कुबेर धन पर शिफ्ट कर जाओ। लक्ष्मी धन क्या है? गोल्ड। और कुबेर धन क्या है? लोहा। शनि का प्रिय है लोहा, आप जानते ही हो, तो लोहा है शनि का प्रिय। और लोहे का बेस्ट उपयोग क्या है? अनाज का उगाना। आज अनाज का, धरती से अनाज को लेना। धरती लोहे को पसंद करती है, अनाज देने में सर्वोत्तम भूमिका है। अगर आपको अनाज, अच्छी क्वालिटी का अनाज चाहिए, क्वालिटी जिसको कहते हैं, तो त्रिगव्य का उपयोग करना है बीज को पालने के लिए, और लोहे के औजारों का उपयोग करना है।
तभी आप शुद्ध अनाज प्राप्त कर सकते हो। निश्चल खेती जिसको कहा गया है, जो उस खेती में छल होगा नहीं और वो छल को पनपने नहीं देगी आपके अंदर में। जब आप निश्चल खेती करने लगेंगे तो गोल्ड की 13वीं हो गई, लक्ष्मीधन। कुबेर धन गोल्ड नहीं था। कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, ये कलयुग के रिस्पेक्ट में है। गोल्ड बहुत अच्छा मटेरियल था कंस्ट्रक्शन के लिए। लंका सोने की बनी थी क्योंकि वो कुबेर की बनाई हुई थी, पर धन उपयोग जो होता था वो लोहे का ही होता था। तकरीबन वैसा ही लोहा जो कुतुब मीनार में एक पिलर बना हुआ है उसका है, उस जैसा लोहा होता था जिसके ऊपर किसी भी वातावरण का फर्क नहीं पड़ता था। और वो बनाना बहुत ही मेहनत का काम है। गोल्ड तो बना बनाया आपको जमीन पे मिल जाता है, पृथ्वी उगलती है गोल्ड। वो कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या है वो? तो गोल्ड तो धरती उगलती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन गोल्ड से करवानी होती है, करवानी चाहिए। और लोहा वो है आपका कुबेर धन, उसको उपयोग करो तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपके जीवन में वैभव आएगा। वैभव लोहे से आता है। शनि को समझो, शनि वैभव का प्रतीक है। तो शनि को समझो, शनि लोहे को वैभव का प्रतीक बना रखा है। शनि ने लोहे को वैभव का प्रतीक बनाया है। कहते हैं लोहे का दान करना चाहिए शनि को। क्यों? क्योंकि वैभव तभी फैलेगा। दान करने का मतलब समझो आप, दान किया जाता है वैभव फैलाने के लिए, और वैभव जितना फैलेगा समाज उतना ही सभ्य बनेगा। आज का जो मैंने टाइटल रखा वो रखा मानव एक मशीन। तो अभी तक क्या समझा जाता है? मैन इज ए सोशल एनिमल। अभी तक यह माना जाता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी हम लोग इंसान को जानवर समझने में तो भले हैं, अच्छे मानते हैं, ठीक मानते हैं, पर इंसान मानने में दिक्कत है। इंसान है तो लड़ेगा और जानवर है तो लड़ेगा नहीं। ये कहां का वो है? ये कैसी भाषा? कहां असभ्यता की लिमिट कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो ये असभ्यता इसीलिए इतनी बढ़ गई, यहां तक पहुंच गई क्योंकि हमने गोल्ड, जो कि कलयुग धारण किए हुए है, कलयुग में गोल्ड, राजा परीक्षित जो पूरी पृथ्वी के पहले राजा थे, उनकी मति भ्रमित हो गई थी जब उन्होंने गोल्ड का उपयोग किया और अपने ही गाइड को गले में सांप डाल दिया। बताओ। और वो गोल्ड अगर आप अपने घर में रखोगे। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। जो इंसान है, इंसान में दो योनियां हैं, पुरुष और स्त्री। दो योनियां और तीसरा कुछ नहीं है, दो ही योनियां हैं। और गोल्ड जो है स्त्रियों को ज्यादा पसंद है। पता है आपको क्यों? क्योंकि पुरुष के अंदर गोल्ड होता है, पुरुष के ब्लड में गोल्ड होता है। और वो गोल्ड हैप्पीनेस देता है स्त्री को।
वही गोल्ड है, वही स्ट्रेंथ है। और वो जब उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है तो वो फिर परेशान हो जाती है और उसको लगता है कि ये जो बाजार का गोल्ड है ये मेरे को हैप्पीनेस देगा। वो देता है, क्षणिक हैप्पीनेस देता है वो भी। आप देखो जब गोल्ड खरीद के लाती है वो तो कितनी प्रसन्न होती है उस समय में, पर क्या वो अंदर की प्रसन्नता है? आप किसी भी औरत से पूछो कि क्या गोल्ड खरीद करके वो अंदर से प्रसन्न होती है? हो ही नहीं सकती। पर बाहर से जरूर प्रसन्न हो जाती है। वो एक बार को उसका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसकी जो सेंसेस है वो कहती है अरे ये तो कमाल है। और जो पुरुष का जो गोल्ड है वो चमक देता है स्त्री को। देखो, अग्नि के दो रूप बताए गए हैं। मानव एक मशीन की बात कर रहा हूं मैं, कि मानव को अगर हम एक मशीन समझ लें तो एटलीस्ट मैन इज ए सोशल एनिमल जैसी असभ्य भाषा चली जाएगी, निकल जाएगी दुनिया से। मैन इज ए सोशल एनिमल कहा शायद किसी महिला ने ही कहा होगा उनके बिहेवियर को देख करके। ये जो इतने रेप होते हैं, इतना जो क्राइम चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो वुमेन बेचारी क्या करेगी? वो तो कहेगी ही कि मैन इज ए सोशल एनिमल। उसके पास कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। तो हमें इस असभ्यता से निकलना ही होगा, हमें सभ्य बनना ही होगा। और उसका मूल आधार है हमें अपने आप को पहले एक मशीन मान लें, परफेक्ट रोबोट मान लो आप अपने आप को। इंसान को आप अगर परफेक्ट रोबोट मान लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। परफेक्ट रोबोट। इंसान एक मशीन है, एक पुरुष की शेप में है और एक स्त्री की शेप में है। दोनों मशीन, दो तरह की मशीन हो गई, एंड दे आर परफेक्ट। अगर हम ये मान लें तो हमारी जिंदगी सभ्यता की तरफ बढ़ने लगेगी। युद्ध नाम की चीज पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। पॉल्यूशन नाम की चीज पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। पक्की बात है, गारंटीड। क्योंकि राहु ने आज 13वीं कर दी है और शनि के कहने पर की है। तो अब उसका हमें डेड एलिफेंट वॉकिंग का कोई फायदा नहीं है। वो सिवाय दुर्गंध के, सिवाय पॉल्यूशन के और कुछ नहीं देगा। ये बात हमें समझनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई और आंसर है ही नहीं। मानना ही पड़ेगा। और फिर अब अगर ये मान लेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा, मशीन है तो वो कुछ काम करती है। अब अग्नि बताई मैंने, यहां पर दो तरह की अग्नि है। एक है गर्म अग्नि, उष्ण अग्नि कहा गया है, लोहे को रिप्रेजेंट करती है वो। लोहा क्यों इंपॉर्टेंट है? लोहे की इंपॉर्टेंस क्यों है? कि लोहा जो है उष्ण गर्मी, गर्म अग्नि को प्रदर्शित करता है। लोहा कितने हाई टेम्परेचर पे जाके गलता है। लोहे को कोई भी शेप दे सकते हो आप, और वो शेप जो धरती को फायदा दे। और गोल्ड जो है वो शीतल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड, औरतें को, फीमेल्स को गोल्ड क्यों पसंद आता है? सिर्फ एकमात्र रीजन है कि वो शीतल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, देता नहीं है। ना लोहा गर्म अग्नि देता है, ना गोल्ड शीतल अग्नि देता है, पर रिप्रेजेंट करता है। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। और शीतल अग्नि चंद्रमा से आती है, और वो चंद्रमा का ही रस जो है वो पुरुष के पास आता है। पुरुष को
क्या वाइटलिटी फोर्स देता है, पीताम्बरो एनर्जी, ब्लू ब्रिजो एनर्जी। ब्लू ब्रिजो एनर्जी जो है वो स्त्री के रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, इस और पुरुष के वाइटल एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे ही पीताम्बरो एनर्जी स्त्री को गोल्ड से लोहे पर शिफ्ट करने पर वो करेगी कि लोहा गोल्ड नहीं खरीदना, मेरे को लोहा खरीदना है, लोहे का दान करना है। क्योंकि वैभव, स्त्री जो है वैभव का प्रसार करती है, स्त्री वैभव का प्रसार करती है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और आज की तारीख मैंने जैसे बताया 11, अपना अगर मंगल चाहते हो, मंगल का मतलब क्या है, यहां पे देखो यो चंद्रमा 9 और 2, 29 तारीख है ना, 2 और 9, 2 यानी चंद्रमा, 9 यानी मंगल। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो मंगल अपने आप अच्छा हो जाएगा। और फिर 9 और 2 11, 11 का मतलब फिर से 2 सूर्य की शक्ति होती है चंद्रमा में, 2 सूर्य का यूनियन चंद्रमा बनाता है। तो सोचो चंद्रमा की कितनी पावर होगी सूर्य के कंपैरिजन में। सूर्य के कंपैरिजन में चंद्रमा की शक्ति कितनी ज्यादा है। यानी उष्ण जो गर्मी है वो उसको देखो और शीतल अग्नि को देखो। फिर 11 का मतलब 1 और 1 2, फिर चंद्रमा हुआ। और डिलीवरी चंद्रमा में ही होती है। डिलीवरी चंद्रमा की शक्ति ही डिलीवरी करा सकती है। तो अगर आपको डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी चाहिए, डिवाइन स्टेमिना चाहिए, डिवाइन स्टार्टअप चाहिए, डिवाइन वाइफ चाहिए, डिवाइन हस्बैंड चाहिए, तो आपको चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग करना सीखना ही होगा। कोई हल नहीं है आपके पास। कलयुग अभी खत्म होने वाला नहीं है। कलयुग अभी और 2 लाख साल चलेगा, 2.5 लाख साल, बल्कि 2,40,000 साल तकरीबन, शायद ज्यादा ही है। तो इसलिए चिंता मत करो कि अभी ये बस कलयुग खत्म होने वाला है, ये वहम है। कलिका अवतार आकर जा चुके हैं, वो अपना काम कर गए हैं, ये सारा ज्ञान दे गए हैं कुच्छल वेद के माध्यम से, इंप्लीमेंट करवा गए हैं। ऐशो सभ्यता, ऐशो सिविलाइजेशन का शुरुआत हो चुकी है। और ऐशो सिविलाइजेशन में जो धन है वो कुबेर धन है, कुबेर धन का ही उपयोग होता है वहां पर। तो इतना कुछ हो चुका है। 18 साल पूरे हो चुके हैं कलिका अवतार को गए, यानी नहीं, कलिका अवतार तो गए थे 10 साल हुए हैं कलिका अवतार को गए, और 14 में गए थे, 2014 में। लेकिन वो दे गए थे सिस्टम, ऐशो सभ्यता दे गए थे 2006 में। 30 मार्च 2006 से शुरुआत हुई थी। और शुक्राचार्य के आदेश पर हुई थी। अब शुक्राचार्य जो है शनि, राहु, केतु और इन सबके गुरु हैं। शुक्राचार्य शनि के भी गुरु हैं, और राहु के भी गुरु हैं, केतु के भी गुरु हैं, और सभी के, इनफैक्ट अब तो गुरु बृहस्पति भी शुक्राचार्य की वो करते हैं, से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अगर आप पीछे पुराण या वो देखेंगे तो गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास ही भेजा था ट्रेनिंग लेने के लिए।
मंगल, कहते हैं मंगल कराए दंगल। तो मंगल दंगल भी कराता है और मंगल वैभव भी देता है। कहते हैं मंगलकारी जीवन होना चाहिए। हनुमान जी के बारे में कहा है कि वो मंगलकारी हैं, इसीलिए मंगल को हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो मंगलकारी है, मंगल भी शुक्राचार्य के ही ट्रेनिंग लिए प्राप्त किए हुए है। तो वो दंगल कराता है इसीलिए है क्योंकि आप शीतल अग्नि और वायु, आप देखो ना, अग्नि के लिए, अग्नि को प्रज्वलित होने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और हनुमान जी को वायु पुत्र कहा गया है। और अग्नि सरवाइव ही नहीं कर सकती बिना वायु के। तो भड़की हुई अग्नि आग लगाती है। हनुमान जी को भड़काया था रावण ने, तो लंका को जलाया। और सुलगती हुई अग्नि वो भोजन बनाती है, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वैभव देती है। सुलगती हुई अग्नि, भड़की हुई अग्नि सत्यानाश कर देती है। और सुप्त अग्नि शीतलता देती है। लेटेंट हीट, बर्फ कितनी चमकती है। बर्फ को देखो, आइलैंड, मतलब ये जो कहते हैं ना उसको, आइसबर्ग होते हैं, क्या चमक होती है। सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर रोशनी देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुप्त अग्नि होती है, सोई हुई अग्नि होती है। शीतल अग्नि, सोई हुई अग्नि। रात्रि को सोने को इसीलिए दिया गया है कि रात को सो आप। पर फिर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे हो जाता है। तो भैया सूरज जो डूबता है, तो फिर ये कहानी क्या है कि सूरज यहां पे डूब गया, डूबता तो है ही नहीं सूरज। लोग कहते हैं सूरज नहीं डूबता, और रोज सूरज डूबता हुआ दिखता है, और रोज सूरज सुबह उगता हुआ दिखता है, और लोग कहते हैं सूरज कभी डूबता ही नहीं है। तो कैसे कैसे कंफ्यूजन चल रहे हैं, कितनी तरह के कंफ्यूजन चल रहे हैं मार्केट में। इमेजिन, सोचकर देखो। तो ये सब इसी कारण है क्योंकि गोल्ड पर कलयुग का वास है। परीक्षित भी नहीं पहचान पाए। राजा परीक्षित, महाराजा परीक्षित, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, पूरी पृथ्वी के। और आज उनको पहचानना नहीं चाहता कोई। कारण यह है कि अगर वो राजा थे या महाराजा थे तो उनसे ये गलती कैसे हो गई। उन्होंने इतनी भयंकर मिस्टेक, गलती करी कैसे, ब्लंडर। तो कलयुग ने तो आना ही था। और कृष्ण जब तक थे, जब तक कलयुग का असर नहीं था। जैसे ही कृष्ण ने धरती को छोड़ा, जैसे ही कृष्ण ने धरती को छोड़ा, वैसे ही कलयुग को धरती पर आना था। और परीक्षित पहचान नहीं पाए। कृष्ण से डरता था कलयुग, और परीक्षित उसको पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए, ये डिटेल की बात है, ये मैं इस पे जा नहीं सकता क्योंकि वो जानकारी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो मैं समय उसमें वो नहीं करूंगा, समय का अनुपयोग नहीं करूंगा, मिसयूज नहीं करूंगा। जी। तो मानव को अगर हम एक मशीन मान लें क्या है ही, मान लें है, मशीन है, पर मान ले भाई किसी ने रोबोट बना दिया, परफेक्ट रोबोट। आज भी तो कोशिश यही हो रही है कि वो रोबोट जो सोच सके। अभी एलन मस्क का एक वो आया हुआ था पोस्ट कहीं पे, या वीडियो देख रहा था मैं, कि वो एक ऐसी कन्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पुरुष के साथ रह सके, पत्नी की तरह से रह सके।
तो काम तो बहुत चल रहा है इन चीजों पे सब पर हम ये नहीं समझने को तैयार के भैया परफेक्ट मशीन बनाई गई है, ये रोबोट, मैं जो हूं परफेक्ट मशीन हूं, किसी ने बनाया मेरे को। उसको हम भगवान कह दें, उसको हम कुछ भी कह दें, नाम दे दें, परफेक्ट मशीन बनाई गई है। तो जब परफेक्ट मशीन बनाई गई है तो फिर हमें रोबोट बनाने की जरूरत कहां है? आप तो युद्ध के रास्ते पर चलो, अयोध्या के रास्ते पर चलो, जहां पर युद्ध नहीं होते, तो पूरी पृथ्वी को अयोध्या बना दो ना, क्या दिक्कत है? और ये सारा काम 1 घंटे में हो सकता है, तुरंत। आज तो डिलीवरी हो भी गई। और शायद अमेरिका कोशिश कर रहा है इस रास्ते पर चलने की, कर रहा था, बीच में फिर कोई डिस्टर्बेंस आई, वो कोरोना वायरस वगैरह कुछ आ गए थे। उससे पहले वो बहुत अच्छी कोशिश थी अमेरिका की एक, कि किसी तरह से अयोध्या के रास्ते पर चला जाए, पर उनको दिशा समझ में आ नहीं रही थी, शायद मिसगाइडेड थे, या युद्ध में इतने उलझे हुए होंगे, या क्या तो कारण था मुझे पता नहीं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो कोशिश उन्होंने की। ऐसा लगता है मेरे को। फिर उसके बाद चाइना ने कोशिश की है, नहीं की मुझे पता नहीं है, पर नहीं, चाइना शायद कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास तो गोल्ड का भंडार बहुत है। भारत एक ऐसा स्थान है, जो अभी का भारत है, करंट भारत, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर जो गोल्ड है, सोना है, उसका उपयोग सिर्फ एक कमोडिटी की तरह से होता है और कुछ भी नहीं। उसको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता, पर कमोडिटी की तरह से उसको यूज करते हैं। जबकि वो किसी काम का नहीं है, कमोडिटी की तरह से भी उसका कोई उपयोग तो है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए, हो नहीं सकता क्योंकि महंगा बहुत है। और दूसरी बात ये कि ये गोल्ड जो है, अगर जमीन के इस टुकड़े को छोड़ करके कहीं जाता है तो वहां पे कलयुग जो है उस जगह का सर्वनाश कर देता है। अब आप देख लो, हर जगह पे युद्ध चल रहे हैं, पर भारत में आता है तो वो यहां पर सुदामा का गोल्ड बन जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, पर शुद्ध हो जाता है वो। समस्या ये है, यहां का वातावरण इस तरीके का बनाया गया है, इस तरीके से फैब्रिकेट करा गया है, डिजाइन करा गया है, कि यहां के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो बहुत तपस्या किया करते थे। कहते हैं हिमालय की पुत्री थी पार्वती। अब कोई मानेगा इस बात को कि हिमालय की पुत्री थी पार्वती? हिमालय तो पहाड़ है। पर यह बात नहीं समझ आती कि भैया इंसान को अगर आप छोड़ दोगे तो धीरे 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 वो भी एक चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। मरे हुए को छोड़ दो, किसी भी जानवर को, किसी भी एंटिटी को, तो वो फाइनली पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोयला कैसे बनता है? समझने की बात है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कोई मुश्किल नहीं है समझना। और फिर अब तो गोल्ड को ब्लैक गोल्ड हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, नीला गोल्ड हो गया, पीला गोल्ड हो गया। हर गोल्ड कितने तरह का हो गया? कैन यू काउंट कि गोल्ड कितने तरह का है आज की तारीख में? कारण यही कारण है कि गोल्ड के ऊपर कलयुग का वास है, तो वो कभी किसी को चैन लेने ही नहीं देगा। चाहे कोई सा गोल्ड हो, कोई सा भी गोल्ड हो, वो गोल्ड जो है वो चैन लेने ही नहीं देगा किसी को भी। इस पृथ्वी की जो धरती है, इसको समझो कि एक वरदान मिला हुआ है कि इसके लिए गोल्ड और लोहा और वो सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि यहां पर अनाज को गोल्ड माना जाता है। जितना चाहो उतना उगा लो, जितना चाहो उतना पैदा कर लो। अब देखो गेहूं का रंग कैसा होता है, देखो समझो। धान का रंग कैसा होता है, कोई भी चीज उठाकर देख लो भाई, कोई भी चीज जो पकी हुई है, जो परफेक्ट है, जो इस्तेमाल करने लायक है, वो पीली ही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें चमक है, सुप्त अग्नि की चमक है, सोई हुई अग्नि की चमक है उसमें। और जो हरी होती है ना कच्ची, आप देखोगे कि आम जो कच्चा होता है तो उसको अचार डाल के पकाया जाता है स्वाद के लिए, नहीं तो वो कफ बढ़ा देता है। अगर आप कच्चा आम खाओगे तो आपका कफ बढ़ जाएगा। कफ का मतलब क्या है? आपकी प्रकृति का में दोष आ गया, कफ दोष। और कफ दोष का मतलब है ब्लॉकेजेस इन आपकी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, या बाकी जो भी सिस्टम है आपका, सिस्टम जो ब्लड जिसमें सर्कुलेट करता है, उसमें ब्लॉकेजेस का आना, कफ है वो, कफ दोष की वजह से ब्लॉकेजेस आती हैं। तो कच्चा आम खाओगे, कच्ची इमली खाओगे आप, तो आपको कफ दोष होगा, दोष बढ़ेगा आपका। और आप पकी हुई इमली खाओ, पकी हुई इमली का रंग देखो कैसा होता है, एकदम ऐसे जैसे, मतलब वो कहते हैं ना, एक सुलगा हुआ गोल्ड। और इतनी स्वाद, मतलब जो उसका स्वाद है, जो टेस्ट है, वो अल्टीमेट है। मतलब वैसा टेस्ट आपको किसी प्रोडक्ट में मिलेगा ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। वो टेस्ट जो पकी हुई इमली का है, वो भी वो पकी हुई जो पेड़ से गिरी हो, मसाले में रख के केमिकल से पकाई हुई इमली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पेड़ से गिरी हुई इमली हो जो फट जाती है, इतनी अग्नि उसमें हो जाती है कि वो फट जाती है, बारूद बन जाती है। तो अयोध्या अगर आपको पूरी पृथ्वी को बनाना है तो आपको कुछ काम करने होंगे। और सबसे पहला, मानव एक मशीन है, यह समझना होगा, परफेक्ट मशीन। ठीक है, उसमें कुछ दोष आ गए क्योंकि हमें खाने का पता नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि गोल्ड में कलयुग का मतलब क्या है। हमें बहुत सारे गोल्ड कई तरह के हो गए, क्योंकि गोल्ड वही कलयुग जो है तो वो सारे रंग दिखाएगा आपको। अल्टीमेटली कहा जाता है ना, सत्य हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, एंड फॉल्स लाई कैरीज ऑल दी कलर्स। तो आप देखो कि जिंदगी आपको ब्लैक एंड व्हाइट रखनी है या सारे कलर्स में रखनी है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ट्रुथ, सत्य, लैंग्वेज ऑफ लॉ। ब्लैक एंड व्हाइट में ये दिस इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, सो दिस हैज टू बी ट्रू। और झूठ के पैर नहीं होते, यानी ऑल कलर्स यू हैव, ऑल कलर्स यू हैव। सो मानव एक मशीन है, ये समझ ले हम लोग। फिर इस मशीन में बहुत सारे सेंसर लगे हैं और बहुत सारे फंक्शनल ऑर्गन्स लगे हैं जो काम करवाते हैं, जो सेंस करते हैं। और डिसीजन मेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इस मशीन के अंदर बहुत सारे सब मशीन लगी हुई हैं, छोटी छोटी मशीनें फिट की हुई है। आंख है, अपने आप में पूरी मशीन है, पर बॉडी में फिट कर दिया है, वो बड़ी मशीन हो गई। अब एक मूवी आती है ट्रांसफॉर्मर्स करके, उस पे डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हो आप। ट्रांसफॉर्मर्स करके एक मूवी देखो आप,
तो दैट विल शो यू, हाथ कट गया, गिर गया, वो हाथ वापस आकर के अपने हाथ पे लग गया। कैसे? क्योंकि वो हाथ अपने आप में पूरी मशीन है, अपने आप में पूरी मशीन है, लेकिन अकेला वो कुछ कर नहीं सकता। वो वापस आकर के फिट हो जाता है तो फिर से वो काम करने लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना कि अमेरिका ने कोशिश की, तो वो इसीलिए की क्योंकि उन्होंने दिखाया कि ऐसा संभव है। एक उन्होंने मूवी बनाई थी अवतार, वाटर, कुछ पानी में चलता था, वो कुछ तो था, तो वो जल कन्या होती है ना, क्या कहते हैं उनको, जल परी या क्या, तो कुछ तो कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या, उसको शायद समझ करके या कुछ करके बनाया होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे यहां पे तो तकरीबन सबको पता ही है सब चीजों का। तो इसलिए इन चीजों को हमें समझना ही पड़ेगा। कोई हल है नहीं हमारे पास, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, कोई हल नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। तो अब समय बहुत हो गया। मानव एक मशीन है, ये समझ लें, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और आज का प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जय कृष्णांश।